Good morning, children. Now, today we're going to start with the third lecture of chapter 4, Motion in a Plane. अब इसमें आपको मैंने वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया था। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें केवल क्या चीज़ बताई थी, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या बताया था, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड। फिर बात आती थी कि इनको ऐड करना है, तो स्केलर को तो हम सिंपल अलजेब्रा से यूज़ कर लेते थे। वेक्टर्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप अलजेब्रिक ऑपरेशन, उसको सिंपल अलजेब्रा के लॉज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले देखा गया कि अगर सिंपल दैट वाज हेड टेल मेथड जो था, उसके हिसाब से ये होता था कि जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इनको ऐड करना है, तो वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से लगा देते थे और कहते थे जो रिजल्टेंट है वो इस पहले वाले की टेल और दूसरे वाले की हेड से जो है वो रिजल्टेंट देगा। अगर तो ये एंगल 90 डिग्री, तब तो कोई बात नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब अगर ये एंगल्स अगर डिफरेंट इस पे चले जाते, द वेक्टर ए एंड बी दे गो विद अ डिफरेंट एंगल, थीटा एंगल पे चले गए, इधर कोई डिफरेंट एंगल है, तब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कोई भी दो वेक्टर ऐसे ले लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल जो है, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होकर कोई और एंगल है, तो क्या किया जाए? तो फिर उधर से आपको एक ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड देन पॉलीगन लॉ जो है, इसका इस्तेमाल किया गया और हमने इनको डिराइव किया। और मेन चीज़ मैंने बताई थी, ये जो एंगल वेक्टर्स के बीच में नापा जाता है, इसमें हेड को हेड से मिलाना है, टेल को टेल से मिलाना है, और तब एंगल चेक किया जाता है कि एंगल कितना है। अगर अब ये दिस वाज वेक्टर ए, दिस वाज वेक्टर बी, तो इसकी जो है हेड है, बी वाले की टेल है, इसीलिए इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग अगर कर दी जाए इसकी, तो ऑटोमेटिकली इसकी ए की जो टेल है वो यहाँ आ जाएगी, तभी एंगल जो थीटा है, ये हम कहते हैं कि ए और बी के, इसको नहीं बोलते, इसको बोल रहे हैं द एंगल थीटा। और यहाँ पर दो रिजल्टेंट्स जो मैंने कहा था, आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, वो ये है कि द रिजल्टेंट इज़ ऑलवेज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अभी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। और जो एंगल की बात आती थी कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो हम tan अल्फ़ा निकालते थे, दैट वाज ऑलवेज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से हम ये एंगल की वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट करते थे। अब बारी आती है हमारी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बता दूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है को जो कि ओरिजिन से पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है। इफ़ यू से इफ़ दिस इज़ अ डायग्राम आई हैव, ये दो एक्सिस हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई है, और यहाँ पर आपका पार्टिकल है, दिस इज़ द पार्टिकल पी। तो ये जो आर जो इस ओरिजिन से इस पोजीशन को ज्वाइन करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को, किसी भी इंस्टेंट उसकी पोजीशन है, पी इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, तो ये जो आर वेक्टर है ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर। सो आप पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, अ वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप आर वेक्टर से। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को, अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन to the position of a particle at any instant is called position vector। ठीक है बच्चे, अब बारी आती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, दिए गए इंटरवल में वो पार्टिकल जो है इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे कैसे कितना उसने मूवमेंट की है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। कोई भी मूविंग पार्टिकल का गिवन इंटरवल लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ लेंगे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। मान लीजिए इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो टी टाइम पर वो पी पॉइंट पर है, एंड या इसको मान लें, और टी डैश टाइम पे
वो P1 पोजीशन पर पहुंच गया। तो ये जो इसकी पोजीशन वेक्टर है वो आपकी R वेक्टर, और ये मान लीजिए आपकी R डैश वेक्टर है, ठीक है। ये T डैश टाइम पे है, वो T टाइम पे, तो ये R डैश वेक्टर हो गया, वो R वेक्टर। तो ये जो है ये दो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, तो अब इसकी डायरेक्शन भी हमेशा ओरिजिन से इस तरफ को है, और ये इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये जो वेक्टर है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है कौन, PP1 is the displacement vector. So it's a line segment from initial to the final position of the particle. Line segment from the initial to final position is the displacement vector. So this is what we have, this P1 vector जो है ये आपका क्या है, displacement vector। ये जो आपका position vector, it is always given from the direction, position vector is always directed from the origin to position। इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा से एरो उधर को होगी। एंड दिस P1 जो है दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इन ट्रायंगल OPP1 बाय ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, योर ये इधर को जा रहा है, जैसे ये इधर को जा रहा है, इसी के पीछे ये सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इसमें OP वेक्टर प्लस PP1 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर। ऐसे ही होना था, डायरेक्शन ऑफ एरो से आप देख लीजिए, आपको PP1 निकालना है। सो PP1 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी कि R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PP1 वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस, एक फाइनल की पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल की पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, अगर आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर बी को किसी वेक्टर ए से, तो आप क्या करोगे, उसके नेगेटिव वेक्टर से उसको ऐड कर दोगे, यही करते हैं। सो टू सब्ट्रैक्ट vector B from vector A, we can add, क्या करेंगे, B को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम फ्रॉम A करना है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना उसका नेगेटिव वेक्टर A में आप ऐड कर दीजिए। वी ऐड negative vector of B vector to vector A, यानी कि A माइनस B अगर आप करना चाहते हैं तो आप कह दो कि दिस इज वेक्टर A प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस B। आपने इसको वेक्टर B को जो है इससे सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, नेगेटिव B वेक्टर को ऐड कर दे रहे हो। सो दैट विल गिव यू दी, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर A, और आपका B वेक्टर जो है वो ये है, इस तरह। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको पीछे की तरफ को खींच दीजिए, माइनस B वेक्टर इधर हो जाएगा। आप सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज ऑपोजिट।
सो द रिजल्टेंट जो होगा, दिस वाज OP एंड दिस वाज Q, तो इसके ये रिजल्टेंट जो होगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, सो इन ट्रायंगल OP, ये जो आपका R रिजल्टेंट इस पे आ रहा है, दिस OPR विल बी इन ट्रायंगल OPR, योर OR vector is equal to what? This OR will be equal to OP plus PR, क्योंकि क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल है. यूजिंग ट्रायंगल लॉ, आप ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो OR वैक्टर कैन बी रिटन एज OP वैक्टर प्लस PR vector. What is OP? OP is vector A. What is PR? That is minus P vector. So this way, if you want to subtract the vector, उसके नेगेटिव वेक्टर को आप उसके साथ ऐड कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू दी सब्ट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर. अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए देती हूँ. जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल जो है, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और O इसका सेंटर है. A पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी, दैट वाज, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के द्वारा दी जाती है. V1 वेलोसिटी उसकी A, और हाफ क्वार्टर जब वो करता है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है? दिस इज़ V2, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से आप इसमें सर्कुलर, इसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. पार्टिकल इज मूविंग, लेट पार्टिकल moves with constant speed along a circular path, and आपको फाइंड करना है such that V1 जो है उसकी velocity at point A and V2 जो है velocity after it completes, मान लीजिए 1/4 सर्कुलर पाथ, 1/4 सर्कुलर पाथ, दैट इज एट B. आपको अगर यहाँ पे ये पता करना है कि व्हाट इज़ द चेंज इन दी वेलोसिटी, फाइंड करने को दे दिया. फाइंड डिफरेंस इन दी वेलोसिटी. वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? सो दैट मीन्स you want to subtract initial velocity from the final velocity. This find the difference, that means we have to subtract initial velocity from final velocity. फाइनल वेलोसिटी से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है वो पहले जो उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे. सो वी विल ड्रॉ, आपको करना क्या है, वी टू फाइंड द डिफरेंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इनिशियल, दैट इज आपको करना है V2 माइनस V1. ठीक है, सो वी विल ड्रॉ फाइनल वेलोसिटी इन इट्स ओन डायरेक्शन. जो उसकी डायरेक्शन दी हुई है उसी डायरेक्शन में करेंगे. कहाँ दी है फाइनल वेलोसिटी? V2 इस तरफ को दी है. तो हम, दिस वाज पॉइंट B, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई विल टेक द फ्रेश पेज, मैं डायग्राम सामने ही रखती हूँ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव. डायग्राम दिख रहा है बच्चा आपको, है ना? फिर हटाती हूँ बाद में एक्सप्लेन करने के बाद. ये दिस इज़ व्हाट वी हैव. सो आप इसको वैसे ही ड्रॉ कर देंगे. V2 को आपने ये लिया, ये B पॉइंट पर ये आपने बना दिया
v2 की डायरेक्शन, है ना, इस तरफ को जा रही थी। फिर क्या क्या, इसके हेड पे जाकर हम इसके यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नेगेटिव ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हियर v1 वाज गोइंग अप, तो ये नीचे की तरफ कर देंगे, दिस इज माइनस v1। जैसे यहाँ पर किया था ना, b यहाँ जा रहा था तो b के इधर नेगेटिव में कर दिया था, दिस इज v1, ठीक है। सो आपने क्या लिखा, वी विल ड्रॉ फाइनल वेलोसिटी इन इट्स ओन डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी v2 in its own direction, and from the head of v2 we draw negative v1, ठीक है। सो डेल्टा v जो है वो देखिए ये क्लोजिंग साइड हो जाएगी, दिस विल बी योर डेल्टा v, ठीक है। सो change in velocity is delta v is given as delta v is equal to v2 vector plus negative of v1 vector. So if you talk about the magnitude की बात करेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। Now if you talk about magnitude, so it will be magnitude of this delta v will be equal to under root of magnitude of v1 square plus magnitude of v2 square plus v1 is negative, I'll take it as negative, 2 times magnitude of v1 negative v2 cos 90 degree, that this term is going to be 0 and this will be equal to what, under root of v1 square plus v2 square, if v1 and v2 constant v as v magnitude of v1 and magnitude of v2 is equal to same, body is moving with constant speed, constant speed से हमने लिया था ना, सो हम उसको लिखेंगे कि वो कैसे मूव कर रही, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। सो दिस इज योर डेल मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v square plus v square which is equal to 2 under root v. This is what we have, ठीक है बच्चे। अब अगर कोई कार भी ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि एक कार है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है और फिर वो वेस्ट को मूव कर जाती है सेम स्पीड से। ये कार आपकी जा रही है, मान लीजिए ये आपकी कार है और ये कहाँ को मूव कर रही है, मान लीजिए दिस कार इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ। सो डायरेक्शन की बात आती है तो आपका ये डायरेक्शंस रहते हैं, हमेशा याद रखेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दिस इज वेस्ट ईस्ट। इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वी याद रखना है, वेस्ट इज दिस साइड, ईस्ट इज दिस साइड। तो पहले वो साउथ में जा रही है कार, सो मान लीजिए ये v1 स्पीड से कहाँ को जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, एंड देन इट गोज़ टू वेस्ट। फिर ये कार ऐसे चली गई टूवर्ड्स द वेस्ट। आपसे पूछा है कि निकालो, दिस इज़ गोइंग विद वेलोसिटी v2, तो आप क्या करोगे, आपने v2 ऐसे ही ड्रॉ कर लेना जो डायरेक्शन आपको दी हुई है, आप उसी डायरेक्शन पे ऐसा, क्योंकि ये इधर को आ रही है, फाइनल वाली को आप चेंज इन, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन डेल्टा v इज़ द चेंज इन वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं। सो चेंज इन वेलोसिटी इज़ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपने करनी है। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें प्लस करोगे नेगेटिव ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी को। तो वो कैसे पॉसिबल होएगा, वो ये तरीका है कि आप क्या करेंगे, आप इसको पहले
फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी, फाइनल वेलोसिटी इज़ v2। कहाँ को जा रही थी वो, साउथ टू वेस्ट, ये सेम डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली। फिर इसके हेड पे जाकर इसके ऑपोजिट ये नीचे की तरफ आ रही है, तो दिस विल गो लाइक दिस, ये आपका v1 हो जाएगा -v1, ठीक है। एंड अब ये एक के पीछे एक हो गई। अब ये दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस आएगा डेल्टा v का। सो दिस डेल्टा v, अब ये एंगल कितना है इसमें, 90 डिग्री दिया, डायरेक्शन इधर को हो रही है। सो दिस डेल्टा v विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90 डिग्री, ये ख़त्म हो जाएगा। अब v1 चाहे आप उसको मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम इसका, वी ऑलवेज टेक एज अ मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज v अंडर रूट 2। अगर आपका v1 एंड v2 आर सेम स्पीड से जा रहे, कार moves with same speed, if car moves with same speed, so v1 is equal to v2, so this change in will be v under root 2, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन, ये थी पहले, ये पहले वाला था, इसका ऑपोजिट हमने कर लिया, यहाँ से चले थे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट में, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा कुछ और बताऊँ कि न्यूमेरिकल शुरू कर दूँ आपके, ज़ीरो वेक्टर थोड़ा सा आइडिया ले लो ताकि मेरा ये पेज भी यूज़ हो जाए। ज़ीरो वेक्टर क्या है, बड़ा अच्छा सा है ये ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज़ीरो है, लेकिन जिसकी डायरेक्शन उसका उसको पता ही नहीं है, द डायरेक्शन इज़ आर्बिट्ररी हम बोलते हैं। द वेक्टर whose magnitude is, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नीट्यूड इज 0 and has no sense of direction, और कह सकते arbitrary direction, is called ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। और नल वेक्टर भी इसको रिप्रेजेंट बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसका सिंबल जो है दैट इज गिवन एज ज़ीरो के ऊपर ये ऐसा ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सो ये जो वेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल जैसे अब इसके बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यू कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। अभी हमने किया पहले, तो मैंने आपको बताया कि ये पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का ये है, तो अगर ये ओरिजिन का ही बता रहा है तो यार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये हो जाएगा। या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ वो पहले था वहीं पर वो बाद में भी है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुआ, दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर। देन अगर आप इसको एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसका एक्सेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद
कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो गया, ज़ीरो। तो ऐसी जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो वैक्टर। सो ज़ीरो वैक्टर जो है हेल्प कर रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी इन अ नंबर ऑफ एक्चुअल सिचुएशंस। ये सिचुएशंस तो एग्जिस्ट कर रही हैं ना, कि कोई पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, तो ये इट्स हेल्प टू रिप्रेजेंट क्या है ये जो ज़ीरो वैक्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वैक्टर help us to represent the physical quantities in a number of actual situation, है ना। ये सिचुएशंस तो है ही है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही स्टेशनरी और उसका डिस्प्लेसमेंट करना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कितना होगा, दैट विल बी अ ज़ीरो वेक्टर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी सी वो देख लेंगे। कई बार ये क्वेश्चन उठा के दे देते हैं 11th के पेपर में कि इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड and no sense of direction, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी वेक्टर को ऐड करते हैं ज़ीरो वेक्टर के साथ तो वो वही वेक्टर रहता है वेक्टर ए, या ए कोई भी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करते हो ज़ीरो वेक्टर को तो वही वेक्टर रहता है। व्हेन दैट मीन्स ज़ीरो को आप ऐड करिए चाहे सब, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन एडिशन एंड subtraction. Zero vector from given vector does not affect. So zero addition and subtraction of zero vector from a vector does not affect the vector. वेक्टर को अफेक्ट नहीं करता है। अगर ज़ीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्केलर से तब भी वो क्या दे देगा, इफ़ ज़ीरो वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर देन यू विल गेट अ ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। लेट्स सी द न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। अभी जो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने करवाया आपको उन्हीं से रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है देखें। बहुत बड़े बड़े से लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। डरना नहीं होता इन न्यूमेरिकल्स को देख के, आपने समझ के डायग्राम ड्रॉ करके एंड देन यू हैव टू डू इट। ओल्ड मैन वॉक 10 मीटर, ओल्ड मैन वॉक 10 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये इसका घर है, ठीक है। दिमाग में एकदम से याद रखना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता बच्चों को। कहाँ जाते हैं कन्फ्यूज्ड, वेस्ट एंड ईस्ट, वी याद रखना है। वो घर से चला और ईस्ट की तरफ वो कह रहे हैं, ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड 10 मीटर चल रहा है वो, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन में गया, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन ही इज़ गोइंग, एंड कितना गया, 10 मीटर चला गया। फिर उन्होंने कहा एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपनी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट कौन सा होगा, ये इधर वाला साइड, एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईस्ट। यहाँ से ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन थी, इससे इसने कितना एंगल पे चला गया, 60 डिग्री पे ये चला गया। कितना, 10 मीटर ही गया है, ठीक है। और वहाँ एक बेंच पे जाकर वो बैठ जाता है। ही देन वॉक 10 मीटर इन द डायरेक्शन एंड सिट ऑन द बेंच। His grandson, after seeing him, run to him from the position of old man, started his journey. जहाँ से वो शुरू हुआ था, घर से शुरू हुआ, तो वहीं से देखता है वो मेरे दादाजी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से दौड़ के वो वहाँ जाता है। तो सीधी लाइन वही होगी, ये ऐसे दौड़ के गया। अब पार्क में वो घूम रहा है,
बीच में से वो दौड़ के चला गया. His grandson, after seeing him run straight to him from the position to the old, started the journey. How much distance the grandson traveled to reach him? ये जो डिस्टेंस है इसका ग्रैंडसन ने, ये कितना डिस्टेंस है ये आपको निकालना है. ठीक है, दिस डिस्टेंस दे वांट कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ग्रैंडसन कितना डिस्टेंस दौड़ा है वो आप निकालें. अब देखो ये इसको देख के क्या लग रहा है, आपका ट्रायंगल लॉ बन रहा है. ये ए वेक्टर इधर 10 मीटर, दूसरा वेक्टर इधर को, सो रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट, ये आर है. आपसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट इज डिस्टेंस ग्रैंडसन ran and covered, है ना. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच ई इंटू ई बी इंटू कॉस 60 डिग्री. यही होना था. व्हाट इज एच ई, 10 का स्क्वायर अंडर रूट है ये, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस 60 इज 1/2. यहाँ से 2 और 2 कट गया. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 300. दिस विल बी इक्वल टू 100 का 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 100 का 10 बाहर चला जाएगा, 3 इंटू 10 का स्क्वायर, सो 10 विल गो आउट, सो इट इज 10 अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732. So this will be equal to what, 10 into 1.732, which will be equal to how much, 17.32 मीटर्स जो है वो बच्चा दौड़ के अपने दादाजी से मिलेगा. अगर यहाँ तक भी आप कर देते हैं इतना मीटर, इट्स ओके. बट ये देखो वैल्यू कई बार ऐसी होती है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. अंडर रूट 2 है तो इट इज़ 1.414, अंडर रूट 3 है तो 1.732, तो ये याद होनी चाहिए वैल्यूज ये. अब डायरेक्शन की भी बात पूछी है, रीच हिम एंड इन व्हाट डायरेक्शन ही रन, किस डायरेक्शन में रन किया. जब डायरेक्शन की बात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड दी डायरेक्शन की जब बात आती है तो हमेशा हम tan अल्फ़ा निकालते हैं. tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो वेक्टर है इसका स्क्वायर, तो इट विल बी और ई बी साइन 60 डिग्री अपॉन एच ई प्लस ई, इसको डी पॉइंट नाम दे दे तो ई डी, या सॉरी ई बी ही रहेगा, ये भी ई बी कॉस 60 डिग्री. देखो आपका जो ट्रायंगल लॉ मैंने बोला था याद रखना है, वही लगा है, दैट इज़ 10 इंटू साइन 60 इज़ अंडर रूट 3 अपॉन 2 divided by 10 plus this is EB is what, 10 into cos 60 degree, it is half. ये आपका हो गया कितना, ऊपर हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, और यू कैन से 5 अंडर रूट 3 अपॉन 15, और दिस विल बी इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो अंडर रूट 3/3 इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3 अपॉन 3 को अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसमें से एक कट जाएगा, दिस इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो tan अल्फ़ा में किसकी वैल्यू जो है, अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज, आप चाहे इसमें ये लिख दें कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3 और दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री. अगर आपको वैल्यूज़ वैसे याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 0 to 90 डिग्री
120 शुरू हुए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब करवाया उस वक्त मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, सो वहाँ से वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये 2 फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपके 2 फोर्सेस दिए हुए हैं, आपको F1 फोर्स दिया है 4 न्यूटन, F2 फोर्स इज ऑल्सो 4 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर आपसे पूछा है। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है। सो दिस इज 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 न्यूटन इंटू 4 न्यूटन इंटू कॉस का कितना एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सो दिस इज 16 न्यूटन हम रहने देते हैं, 16 प्लस 2 इंटू 16 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2। यहाँ से ये कट जाएगा, कितने हो गए आपके 3 बारी 16 आ गया, 16 का 4 स्क्वायर होता है। सो 4 बाहर चला जाएगा, 4 इंटू अंडर रूट 3, दिस इज़ व्हाट वी हैव। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू अभी बताया था 1.732, ये आपको याद रखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, इट इज़ 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 4 7 ज़ा 28 29, 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 6, 1 2 3 1 2 3 इतना न्यूटन। दिस इज़ द रिजल्टेंट। अब रही बात डायरेक्शन की, तो फिर से आप डायरेक्शन में जाएंगे। हम डायरेक्शन के लिए एक ही चीज़ करते थे हर बारी, उनको थोड़ा साइड में लिखना चाहिए था। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ था आपको, tan अल्फ़ा लिखना है आपने। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाना था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है जो आपका भी वेक्टर है, 2 वेक्टर्स है F1 एंड F2 वेक्टर्स थे। सो आप इसमें लिखेंगे दैट इट इज़ F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। सो F1 इज़ 4 साइन 60 डिग्री अपॉन 4 प्लस 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। दिस इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंटू 1/2। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ऊपर आपका आ गया 2 अंडर रूट 3, या 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 4 प्लस 2 6, फिर यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर इसको अंडर रूट 3 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, एक अंडर रूट अंडर कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये वैल्यू किसकी है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा में कब 1/√3 आता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 2। अब आइए क्वेश्चन 3 पे, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू से एक्स, इक्वल मैग्नीट्यूड है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, बात सिर्फ घुमाई हुई है, 2 वेक्टर हैं वो इक्वल है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं में से किसी एक के, ईदर वेक्टर के बराबर है। आपको थीटा निकालना है, सिंपल। आपको मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। सो
आर की जगह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, या इसको एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेंगे ही नहीं, तो ए की जगह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा. So this is x square is equal to 2x square plus 2x square cos theta. This is 2x square बाहर निकाल लीजिए तो 1 plus cos theta. यहाँ पर x square था, x square से x square कट गया, बचा 1 is equal to 1 plus cos theta. ये ब्रैकेट को इधर ही छोड़ते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1/2 is equal to 1 plus cos theta. सो 1 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को अकेला छोड़ते हैं तो हाफ वहाँ पे था, 1 उधर भेज दिया -1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2. तो -1/2 किसकी वैल्यू थी आपकी, 60 डिग्री पे थी, और -1/2 किस में आ जाएगी, दिस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो ये वैल्यू आपकी हो गई. ठीक है, टेबल आपको याद होना चाहिए भाई. आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको याद रखने का भी तरीका, हमने वैल्यूज़ लिखी हुई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, फिर 90 से आगे गए थे तो 120, देन 135, देन 150 एंड 180, है ना. ये चीज़ रिपीट होती जाती है, ये इतनी जो वैल्यूज़ आएंगी उसके आगे नेक्स्ट ये वैल्यू. साइन में मैंने कर्व बताया था, ऐसा रहता है, ये 0, ये आधा 90, फिर ये 180, यानी 180 तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है. तो ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड दिस इज़ 1. इसका उल्टा हो जाएगा √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0. दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब रही बात कॉस की, कॉस वाले में जो कर्व था वो ऐसा था, दिस वॉज 0, दिस वॉज 90, और यहाँ जाके 180 पे ये तो पूरी माइनस वैल्यू हो जाती थी. तो ये जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं ये साइन की थी, ये कॉस वाले में यही वैल्यू क्या हो जाती थी, इधर 1, फिर ये √3/2, फिर इधर 1/√2, ये हाफ और ये 0. इसकी उल्टी यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और क्या करेंगे नेगेटिव भी कर देंगे, -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड -1. इस तरह से ये वैल्यूज़ याद रखनी है. फिर इसके आगे में भी वो नेगेटिव. अगर ये चीज़ें आपको याद है, ये वैल्यू, ये चीज़ टेबल आपको पता है, और साइन का कर्व पता है कि साइन में ऐसा 0 से लेके 180 डिग्री तक पॉजिटिव होती है, और इसमें 0 से 90 तक पॉजिटिव होती है, फिर 90 से 180 क्या 270 तक हो जाके नेगेटिव में चल रही है, तो आगे वाली भी ये फिर उल्टी हो जाएंगी. तो एटलीस्ट ये वैल्यूज़ तो आप याद रखो ताकि आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ निकाल सको. जब tan थीटा की वैल्यू आती है तो ये डिवाइड होएगा, tan थीटा इज़ व्हाट, साइन अपॉन कॉस. तो आप यहाँ से कर सकते हो 0.1, 0, 1/2 एंड √3/2, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/√3, है ना. इधर हाफ अपॉन √3/2 कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाफ इंटू 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया. तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. ये 1/√2 है, 1/√2 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा. फिर ये √3/2 बाई हाफ है, हाफ नीचे के 2 कट जाएंगे, दिस विल बी √3. 1/0 ये अनडिफाइंड कर देते हैं. सो दिस वे यू विल डू इट. ठीक है, यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए. इस वाले में क्या हो जाएगा, √3/2 है, नीचे हाफ है, सो यहाँ पर आपका -√3 हो जाएगा. दिस विल बी -1, दिस विल बी -1/√3 एंड दिस विल बी योर 0. सो दिस वे ये टेबल आपको बच्चे याद रखना ही पड़ेगा. इतना फिज़िक्स में यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट 0 से 180 डिग्री के बीच वाली. तो केवल एक ये याद कर लो तो पता है कि ये जितना है उसका उल्टा ऐसे घुमा के कर दिया, ये पॉजिटिव में रखा, फिर इसका उल्टा ये है, इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, फिर दिन की डिवीजन है, सिंपल. सो दिस थिंग इज़ वेयर विच यू हैव टू रिमेंबर. मैं ये शायद 3rd टाइम अभी आप तक के लेक्चर्स में रिपीट कर रही हूँ. पहली बार जब हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री उस वक्त, फिर बीच में यूज़ हुआ तब, अभी
Now two forces whose magnitudes are in ratio 3:5. So F1 अपॉन F2 जो है आपको दिया हुआ है 3/5. तो F1 जो है आप उसको ले सकते हैं 3x और F2 जो है उसको आप ले सकते हैं 5x. एंड रिजल्टेंट जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ गिवन 35 न्यूटन. आप और थीटा भी दिया हुआ है आपको 60 डिग्री. आपको दोनों F1 और F2 की जो वैल्यू है ये आपको निकालनी कि कितने ये दो फोर्सेस हैं. ठीक है, तो यहाँ सीधा है तो सिंपल. द रिजल्टेंट जो होता है दैट रिजल्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, या रिजल्टेंट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू व्हाट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा. सो दिस आर स्क्वायर रिजल्टेंट कितना है 35 दिया है तो ये हो गया 35 इंटू 35 इज इक्वल टू F1 कितना है 3x का स्क्वायर प्लस F2 इज़ 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60 डिग्री. 60 डिग्री का हाफ ये हो जाएगी. ये तो चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, कैंसिल हो जाती है चीज़ें. 35 इंटू 35 ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर. और यहाँ पे ये कॉस 60 इज़ हाफ, ये तो हाफ हाफ कट जाने वाला है तो ये 2 को मैं भी नहीं लिख रही हूँ. 3 इंटू 5 15x स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज़ 1/2. ये इधर से कट गया तो कितना आ गया आपका ये 9 प्लस 25 प्लस 5 30 एंड प्लस 10 49 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 49. तो 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता है. सो x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम प्लस 5. सो therefore F1 is equal to how much 3x. So it will be 3 into x 15 Newton and F2 is equal to 5x. So it is 25 Newton. देख लो आप 50 न्यूटन प्लस 25 न्यूटन आपका ये इसकी वैल्यू है. रिजल्टेंट इसका 35 न्यूटन अगर 60 डिग्री पे ये एक्ट कर रहे हैं. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. अब आते हैं और न्यूमेरिकल्स. बाय गॉड कितने न्यूमेरिकल्स बढ़ता है. टाइम क्या हुआ 40 है टाइम हमारे पास. मुझे बच्चे ये भी चेक करना पड़ता है कि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए कि मुझे अपलोड करने में मुश्किल आ जाए. अब एक ये रेनी डे है. रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो रेन है वो गिर रही है. ठीक है. सो कितनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन गिर रही है. सो दिस इज़ ये आपकी हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन. कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये नीचे की तरफ गिर रही है. ठीक है. और द बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग और विंड यहाँ पर जो है विद स्पीड दिस टूवर्ड वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जा रही है विंड. सो ये नीचे की तरफ जा रही है तो ईस्ट की तरफ होगी ना. तो ये इधर को आपका ईस्ट आ गया. यहाँ को क्या है आपकी हवा चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. व्हाट इज़ द डायरेक्शन वेयर ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. अब बारिश नीचे को आ रही थी, इधर को हवा चल रही है तो बट नेचुरल है कि बारिश थोड़ी सी अपनी जगह से क्या हो जाएगी ऐसे टिल्ट हो. ये दिस इज़ द रिजल्टेंट. इस यहाँ पर उस बच्चे को किस एंगल पे जो है इसको रखना है छाता अपना वो निकालना है. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव. अगर इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लें पीछे को इधर को तो इसका जो एंगल दिस इज़ ये एंगल अगर अल्फ़ा एंगल पे वो रखता है तो दिस इज़ ये जो रिजल्ट सॉरी इधर से नहीं लेते. दिस रिजल्टेंट इस मान लीजिए रेन के साथ ये अल्फ़ा एंगल पे है ना. ये इधर को गया ये वर्टिकली ऊपर दिस एंगल अल्फ़ा हो जाएगा है ना.
अब इसकी ये अल्फ़ा वी एंगल हमें निकालना है कि हम किस एंगल पे वो इसको रखेगा। अब यहाँ से हवा जो है वो चल रही है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो हाउ यूल डू दिस क्वेश्चन, एक थॉट दीजिए और बताएं इसको कि आप इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। these two values we have डिफरेंट एंगल्स में ये जा रही हैं। नाउ ईस्ट और ये नीचे की तरफ को जो आपकी ये जा रही है, दोनों के एंगल कितने पे हैं? ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन आर at 90 degree angle. Therefore, using parallelogram law of vector addition, क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो। This will be equal to, the velocity will be equal to under root of रेन का स्क्वायर प्लस विंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रेन की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है? 0। सो दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेन है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। दिस इज़ अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। So this is equal to what? ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 का स्क्वायर, सो 10 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो है आपकी बारिश जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी ये होगी। अब tan अल्फ़ा निकालना है, डायरेक्शन की बात आती है। सो tan अल्फ़ा निकालेंगे आप। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फ़ा एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ विंड। सो दिस इज ओहो अल्फ़ा तो बेस, ये बेस की तरह एक्ट करना। देखा कितनी बड़ी गलती करी मैडम ने। ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जिस पे एंगल नहीं बन रहा है। विंड और ये रेन, विंड की कितनी है? 10 अपॉन 30, सो इट इज़ 1/3। अभी मैंने निकाला था, कहाँ गई है? देखो 1/3 वैल्यू कहाँ पर आ रही है? सो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 0.333 आ जाएगा ना, तो यू कैन राइट इट एज अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। अगर ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं अंडर रूट 3 होती तो हमें पता लग जाना था, प्लस अंडर रूट 3 होती तो हम 30 डिग्री लिख देते हैं, माइनस अंडर रूट 3 तो हम 150 डिग्री लिख देते हैं। पर ये वैल्यू नहीं है तो आप ऐसे भी tan इनवर्स करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। The next question is a particle is moving. यहाँ पे आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है at a speed of 5 मीटर along east. ये आपकी हो गई इसकी ये ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये ऊपर वाली होती है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और वी ईस्ट होगी, यहाँ वेस्ट होगी। ईस्ट डायरेक्शन में कितना? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। फिर वो आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद वो क्या चला जाता है? स्पीड बिकम्स 5 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं भाई। अब एक्सेलरेशन की बात की है इन्होंने, सो एक्सेलरेशन इज़ व्हाट? एवरेज, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, सो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू change in velocity divided by the time interval, ऐसे ही करते हैं ना। so this is equal to v2 minus v1, this is v1, this is v2, so v2 minus v1 upon the time interval जो भी आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है वो लेंगे। this will be the average acceleration। अब v2 minus v1 करना है, तो v2 minus v1 कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, आप अपना v2 जो है उसको वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ऐसे ही करते थे ना जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता था। सो फॉर v2 वैक्टर माइनस v1 वैक्टर हम कैसे करेंगे?
V2 को जैसे जिस डायरेक्शन में, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, जैसा वो है V2 इसी तरफ को ले लिया। फिर इसके हेड पे जाकर V1 ड्रॉ करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इधर को जा रही थी V1, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, ये दिस इज़ व्हाट माइनस V1। तो अब ये जो क्लोजिंग साइड, दिस इज़ द डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ है ना, अदरवाइज इसने यहाँ होना था, दिस वाज व्हाट, ये था ना पहले, तो ये V1 यहाँ था, ऐसे था V1, तो अब आपने नेगेटिव V1 इधर को कर दिया। दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, डेल्टा V। सो दिस डेल्टा V विल बी इक्वल टू, आपको पता है द डेल्टा V इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड्स को ही लेते हैं, है ना। सो दिस इज़ इक्वल टू, आपके दोनों 5 5 ही हैं, सो इट विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो इट इज़ 25 प्लस 25, इट इज़ 50, सो इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 2, है ना, 25 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 5 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर, ठीक है, 5 अंडर रूट 2 आ गया। और ए की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, कितनी, 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी अंडर रूट 2 अपॉन 2, और आई कैन राइट दिस इज़ अंडर रूट 2, नीचे भी मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकती थी, ये कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज़ माई एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन। अब इसकी डायरेक्शन भी पूछी हुई है, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब ये डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालनी है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी ये आपकी ओरिजिनल के साथ जो एंगल बनाता है ना, दिस इज, जिसको हमने छेड़ा नहीं था, ये नहीं था, तो ये अल्फ़ा निकालना है, सो दैट इज़ tan अल्फ़ा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर एंगल बनाता है वो बेस होता है, दिस विल एक्ट एज अ बेस, और ये एक्ट करेगा परपेंडिकुलर, सो इट विल बी V1 अपॉन V2, so it will be 5 upon 5, so it is 1, so tan अल्फ़ा की 1 कब आती है, अभी देखी थी हमने, tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 भी आई थी, कितने एंगल पे आई थी, 45 डिग्री, सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और कहाँ है देखो, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, दिस वाज ईस्ट था ना, तो ये क्या है, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में रिजल्टेंट है, सो 45 डिग्री इन नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं, और भी है बाई गॉड कितने, अच्छा ही पहले छूट गए मेरे से। एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेस P एंड Q, आपके फोर्सेस हैं, अब ये देखना है, सो दैट द रिजल्टेंट इज़ दिस, आपके पास एंगल निकालना है, एट व्हाट एंगल आप ये निकालेंगे, सो आपको मान लीजिए वेक्टर A कितना दिया हुआ है, P प्लस Q, वेक्टर B कितना दिया हुआ है, P माइनस Q, और रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। सो हमें मालूम है कि दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज, कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा आपको निकालना था इसमें, ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा बिकॉज आर स्क्वायर है, a की जगह क्या आएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर, b की जगह p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p प्लस q, p माइनस q टू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल, इसको उठा के ऐसे ही बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं न्यूमेरिकली, टेस्ट में एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन, दिस विल बी व्हाट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या है, दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें देखिए ये कट गया, अब क्या बचा, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये और ये 2q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स या प्लस 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा भी है, तो इसको कुछ कर नहीं सकते, दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर था प्लस क्यू स्क्वायर था माइनस 2p स्क्वायर हो गया माइनस 2q स्क्वायर हो गया, तो 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये कितना होगा 3p माइनस 2, इट विल बी 1p स्क्वायर, ये माइनस 2q स्क्वायर प्लस 1q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी इंटू कॉस थीटा। अब ये इसको और इसको एक कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। सो ये 1 हो गया, ये पूरा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, सो ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और देखो कॉस थीटा में हाफ वैल्यू कहाँ आ रही थी, कॉस थीटा की हाफ वैल्यू ये थी कितने पे 60 डिग्री, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी तभी आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब ये कोई एक न्यूमेरिकल है, बचा हुआ 1 घंटा हो चुका है, तो ये आप अपना होमवर्क के लिए लेंगे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ 2 वैक्टर्स 3p एंड 2p इज r, तो आप यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट का फॉर्मूला में डालोगे। ये दूसरा बोला है अगर इस वाले को डबल कर देते हैं तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, यानी जो नया रिजल्टेंट है दैट विल बी 2r हो जाएगा, और इसको क्या ले लेंगे 2 टाइम्स इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6p। तो आप वो उसमें डालिए वैल्यूज़ को, और ये एंगल आपका 100 आंसर आना चाहिए 120 डिग्री। दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप you have understood, and if you still have any doubt please comment in the comment section जो भी आपको डाउट्स हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पे जो क्लियर हो पाएंगे मैं वहाँ करूँगी, अदरवाइज आई विल गो फॉर द इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। पर आप कोशिश करिए बार बार, पहले जितने मैंने न्यूमेरिकल्स किए उनको अगर आप समझ गए तो इसको पढ़ के आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।